नमस्कार दोस्तों, बाईजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे दैनिक क्विज में द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख जो समाचार हैं उनसे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं और साथ साथ विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न वो और प्रमुख रूप से कोई तथ्य अगर महत्वपूर्ण है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में देखें अलग अलग जो कथन है, पहले हम देखते हैं। पहला कथन, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न शरणार्थी संकट का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी 1950 में स्थापित किया गया था। दूसरा, अपने कार्य की मान्यता में यूएनएचसीआर एक से अधिक बार नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र संगठन है। और तीसरा, यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यूएनएसडीजी का सदस्य है जो सतत विकास के लिए समर्पित संगठनों का संघ है। इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ तथ्यों को देखते हैं जिसके आधार पर हम प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय शरणार्थियों के लिए यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, तो ये 1950 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य ये था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक तरह से जो भी शरणार्थियों की समस्या थी, प्रमुख रूप से आप देखें यूरोप में, क्योंकि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध प्रमुख रूप से प्रभावी था, तो शरणार्थियों की समस्या के हल के लिए 1950 में यह संगठन स्थापित किया गया और आगे चलकर यह संगठन का कार्य एक तरह से विस्तारित किया जाता रहा। शरणार्थियों की समस्या के लिए वैश्विक स्तर पर आप ध्यान रखें 1951 का एक रेफ्यूजी कन्वेंशन है, यानी शरणार्थियों के संबंध में एक कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशन प्रमुख रूप से एक नियम कानून या आधार देती है कि शरणार्थियों की समस्या को दुनिया में कैसे हल करना है। इसी के साथ साथ 1967 में एक प्रोटोकॉल भी पारित किया गया जो एक कानूनी दस्तावेज, एक आधार और देता है जिसके आधार पर यह संगठन काम करता है। इसी के साथ साथ ध्यान रखें ये जो 1951 का कन्वेंशन है इसमें शरणार्थी शब्द को भी परिभाषित किया गया है और शरणार्थियों के अधिकार अलग अलग देशों में कैसे होंगे वो भी एक तरह से इस कन्वेंशन के द्वारा निर्धारित है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप सभी जानते हैं सतत विकास लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो 2030 तक एक तरह से जो 17 अलग अलग जो विकास लक्ष्य हैं वो प्राप्त करने हैं। तो उसी कड़ी में ये यूएनएसडीजी के द्वारा काम किया जाता है और इसमें निम्नलिखित अलग अलग संगठन साथ में काम करते हैं। जैसे अगर हम देखें प्रमुख रूप से जो संगठन है खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनएचसीआर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यूनिसेफ, यूएन वुमेन, WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये सतत विकास के लिए यूएनएसडीजी में एक तरह से मिलकर काम करते हैं। तो ये यूएनएचसीआर भी देखिए यहाँ पर इस यूएनएसडीजी में साथ में कार्य करता है। अब नोबेल पुरस्कार को लेकर एक जो तथ्य क्वेश्चन में है तो आप ध्यान रखें कि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय शरणार्थियों के लिए यानी ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसको 1954 में और 1981 में 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। जहां तक 2 बार और मिलने की बात करें यानी एक से ज्यादा, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया है। रेड क्रॉस के द्वारा जो भी एक तरह से युद्ध या अन्य स्थितियों में या किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति में जो मदद की जाती है उसके लिए 1917 में, 1944 में और 1963 में 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो केवल यूएनएचसीआर ही नहीं है, ये संगठन भी है जिसको 3 बार मिल चुका है। तो ये आपके कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान रखें। अब अगर हम देखें अपने क्वेश्चन पर तो यहाँ पर क्या 1950 में स्थापित करने की बात है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरा और दूसरे की बात करें कि यूएनएचसीआर एक से अधिक बार नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र संगठन है, तो ये गलत है क्योंकि और कौन सा है, रेड क्रॉस। अभी हमने देखा रेड क्रॉस को 3 बार मिल चुका है, तो ये दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह, इसका ये सदस्य है जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संगठनों का संघ है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट भी सही है। 1 और 3 तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3 सही है। इस क्वेश्चन की चर्चा हमने इसलिए की है कि म्यांमार से जो 7 शरणार्थी हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुप्त रूप से वो मणिपुर में प्रवेश किए हुए हैं और इसी के संबंध में मणिपुर का अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उनके द्वारा ये आदेश दिया गया है कि ये जो 7 म्यांमार के नागरिक हैं, क्योंकि म्यांमार में सैन्य सरकार के द्वारा जो विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसी से बचने के लिए ये लोग मणिपुर में प्रवेश किए थे और वहाँ पर एक तरह से अगर हम भारत की बात करें तो 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है भारत उसका भाग नहीं है, तो इसीलिए सीधे तौर पर हम देखें तो भारत शरणार्थियों को लेकर जो भी कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है।
मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि ये 7 जो शरणार्थी हैं वो दिल्ली एक तरह से जाकर जो भी प्रोटेक्शन या सुरक्षा वो चाहते हैं यूएनएचसीआर से, यानी जो उच्चायुक्त शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनसे एक तरह से मदद ले सकते हैं। तो भारत कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मणिपुर हाईकोर्ट का ये मानना है कि भारत जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यानी मानवाधिकारों के संबंध में जो सार्वभौमिक एक घोषणा 1948 की, उसमें एक तरह से शामिल है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि जो भी नागरिक और जो राजनीतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से जो कन्वेंशन है 1966 की, उसके अनुसार भी एक तरह से आप देखें तो भारत उसमें भी शामिल है। इन कारणों से अगर हम देखें तो कोर्ट की तरफ से ये सुविधा दी गई है कि आप यूएनएचसीआर को एक तरह से अप्रोच कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की शरणार्थी के रूप में सुरक्षा आप चाहते हैं। नॉन रिफाउलमेंट अगर एक तरह से सिद्धांत के रूप में देखें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर किसी देश में, मान लीजिए किसी देश के नागरिक को परेशान किया जा रहा है और वो भागकर दूसरे देश में पहुंचा है, तो उसे जबरदस्ती उस देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। जैसे अगर हम देखें तो म्यांमार में क्योंकि उनके ऊपर शोषण हो रहा था तो वो एक तरह से भागकर मणिपुर आए हुए हैं। तो ये भी एक तरह से अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो उसके अनुसार भी जो मणिपुर का हाईकोर्ट है वो कह रहा है कि जो ये शरणार्थी पहुंचे हैं इनको एक तरह से सुरक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए। इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त हैं जो शरणार्थी के संबंध में, उनसे एक तरह से वो किसी भी तरह की सहायता या सुरक्षा है वो प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। तो इसी कंसर्न में हमने यूएनएचसीआर के संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? एनएचआरसी एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसे 1993 में पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था। दूसरा, एनएचआरसी के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी अभियोग को शामिल करने वाली न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की शक्ति है। तीसरा देखिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप की जांच के लिए एनएचआरसी की एक विशेष शाखा है। तो एनएचआरसी के संबंध में अगर हम देखें तो इसे 12 अक्टूबर 1993 को गठित किया गया था और कानून कौन सा था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जिसमें 2006 में संशोधन किया गया था। और ये जो संगठन गठित किया गया भारत में मानवाधिकार के संबंध में, इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुसार एक तरह से गठित किया गया है। और ये जो पेरिस सिद्धांत है इन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण के संबंध में जो राष्ट्रीय संस्थानों का एक सम्मेलन हुआ था उसमें एक तरह से स्वीकार किया गया था। और 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपना एक जो रेजोल्यूशन संकल्प पारित किया था 48/134, उसमें भी मानवाधिकारों के समर्थन की बात कही गई थी। तो प्रमुख रूप से जो पेरिस सिद्धांत है उसके आधार पर ही हमने 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। ध्यान रखें आप, यह आयोग भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति भारत की चिंता का एक प्रतीक या संवाहक है। इसी के साथ साथ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धारा 12(1) घ है उसमें मानवाधिकारों को संविधान के द्वारा एक तरह से जो गारंटी दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कानून है, जैसे हम पेरिस सिद्धांतों की बात करें, भारत के जो न्यायालय हैं वहाँ पर भी एक तरह से मानवाधिकारों का जो संरक्षण है वो करने की प्रक्रिया एक तरह से मजबूती से की गई है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है बिल्कुल सही है क्योंकि पेरिस सिद्धांत है। दूसरा भी सही है, हस्तक्षेप कर सकता है न्यायिक कार्रवाई के मामले में। तीसरा अगर हम देखें, एनएचआरसी में जांच करने की अलग से कोई शाखा नहीं है, लेकिन एक डिवीजन है, जैसे लॉ डिवीजन है, कानून के संबंध में एक डिवीजन बना हुआ है एनएचआरसी में, उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन या जांच के संबंध में एक डिवीजन बना हुआ है, लेकिन अलग से विशेष रूप से कोई विंग बनी हुई है ऐसा नहीं है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, पहला दूसरा सही है। तो आंसर आपका बी, केवल 1 और 2 सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि भारत सरकार की तरफ से इस संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। तो 2 दिसंबर से एच.एल. दत्तू जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं वो एक तरह से पद से हट गए थे। तो दिसंबर के बाद से आप देखें, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का आप शुरुआत ले लें तो लगभग 3-3.5 महीने से ये पद एक तरह से खाली है। तो यहाँ पर एक्टिंग रूप में, यानी आप देखें कार्यवाहक रूप में जस्टिस पंत को एक तरह से एनएचआरसी में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो ये नियुक्ति केवल अगर हम देखें तो कार्यवाहक रूप में आपकी है, स्थायी रूप में नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? यदि किसी पंजीकृत राजनीतिक दल से संबंधित उम्मीदवार की मतदान की शुरुआत होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखें, पंजीकृत कहा गया है। देखिए पंजीकृत का मतलब होता है कोई भी रजिस्टर्ड संगठन है, और रजिस्टर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि जो भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जब हम रिकॉग्नाइज्ड की बात करते हैं यानी एक तरह से जिनको बोलते हैं मान्यता प्राप्त, जो मान्यता प्राप्त दल हैं, जैसे अगर हम राष्ट्रीय दलों की बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, या अगर हम बात करें कांग्रेस आई की, तो ये सब क्या हैं? ये राष्ट्रीय दल हैं।
या अगर हम बात करें जो राज्य स्तर पर जिनको दलों का दर्जा मिला हुआ है, तो ये मान्यता प्राप्त या रिकॉग्नाइज पार्टी हैं। तो आप रजिस्टर्ड यानी एक तरह से जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखा है चुनाव आयोग में वो अलग हैं, और जिनको मान्यता मिली है वो अलग हैं। तो पंजीकृत नहीं, अगर ये लिखा होता है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, तब चुनाव स्थगित कर दिया जाता, तो इसीलिए गलत है। पंजीकृत नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मान्यता प्राप्त। तो पंजीकृत है और उनके अगर कोई उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव स्थगित नहीं होता है, लेकिन अगर मान्यता प्राप्त दल से होगा तो ये स्थगित हो सकता है। इसीलिए पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा, यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्थगित किया जाता है तो आदर्श आचार संहिता तुरंत ही समाप्त कर दी जाती है। देखिए, स्थगित होने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है, कभी कभी स्थगित होने के बाद चुनाव 1 से 2 हफ्ते के बाद कराया जाता है। तो एक तरह से जो आचार संहिता है वो लागू रहती है जब तक कि चुनाव आयोग के द्वारा अलग से न कहा जाए कि आचार संहिता की जो समय सीमा है वो अब समाप्त की जा रही है। तो ये तुरंत जो समाप्त होने की बात है, ये पॉइंट एक तरह से गलत है। इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका कोई भी पॉइंट आपका सही नहीं है, तो आंसर आपका होगा डी। ये क्वेश्चन हमने इसलिए पूछा है कि आप देखें इस आर्टिकल के पार्ट पर यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर 2 सीटों के चुनाव नहीं हुए हैं। आप देखें उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो उनका एक तरह से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो एक तरह से रिशेड्यूल की गई थी मई 16 के लिए, लेकिन कोविड-19 की जो स्थिति दिख रही है तो चुनाव आयोग ने इसको अभी स्थगित कर दिया है। इसी के साथ साथ ओडिशा में भी एक सीट थी जिसका उपचुनाव एक तरह से कराया जाना था। तो ये तीनों अगर हम देखें तो उनको एक तरह से अभी रोक दिया गया है। और आप देखें इसी आर्टिकल में लास्ट असेसमेंट दिया गया है कि कमीशन ने जो चुनाव आचार संहिता है उसको तीनों एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से हटा लिया है। इसका मतलब कि चुनाव रुके हुए थे, उसके बाद भी आचार संहिता लगी हुई थी। तो ये जो हमने देखे कि पॉइंट ये दिया गया था कि जैसे ही मतदान स्थगित होता है आचार संहिता तुरंत समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो आप देखें कि आचार संहिता लगी हुई थी। जब चुनाव आयोग ने कहा कि ये इलेक्शन आगे चलकर किस डेट पर होंगे हम बाद में घोषित करेंगे, तब जाकर आचार संहिता को रोका गया। अन्यथा ये 3 जगह जहां पर चुनाव नहीं हुए और 16 मई को प्रस्तावित थे वहां पर आचार संहिता लागू थी। तो इसीलिए ये दूसरा पॉइंट भी आपका गलत। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक 1960 में बगदाद सम्मेलन में गठित एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, कतर ओपेक की सदस्यता छोड़ने वाला नवीनतम देश है। तीसरा हम देखते हैं, वर्तमान में संगठन में कुल 23 सदस्य देश हैं। तो ये तीनों पॉइंट पर हम एक तरह से आंसर भी देखते हैं। पहले हम ओपेक के संबंध में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, ओपेक की बात करें तो 1960 में गठित किया गया और ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, इराक की राजधानी बगदाद में। और प्रारंभ में आप ध्यान रखें 5 देश इसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। तो ये 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं। मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो ये आप जरा ध्यान रखें। अब अगर हम देखें तो आगे चलकर इसमें कुछ देश और जुड़े, जैसे 1961 में कतर जुड़ा, इंडोनेशिया 1962 में, लीबिया देखें 1962 में, संयुक्त अरब अमीरात 1967 में, अल्जीरिया 1969 में, नाइजीरिया 1971 में, एक्वाडोर 1973 में, गैबोन 1975 में, अंगोला 2007 में, इक्वेटोरियल गिनी 2017 में और कॉन्गो 2018 में। यहाँ अगर हम देखें तो ये 5 हैं और ये जो बाद में शामिल हुए 11, यानी मिलाकर कितने हुए टोटल 16। लेकिन आप देखें कुछ देश शामिल होकर हटते रहे। जैसे अगर हम एक्वाडोर की बात करें तो एक्वाडोर 1973 में शामिल जरूर हुआ, लेकिन दिसंबर 1992 में वो हट गया। अक्टूबर 2007 में इन्होंने फिर से ओपेक को ज्वाइन किया और 1 जनवरी 2020, यानी अगर आप देखें पिछले वर्ष ही 1 जनवरी 2020 को एक्वाडोर ने अपनी सदस्यता वापस लेने का निर्णय लिया। अब इंडोनेशिया का देखते हैं तो इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता को हटा दिया था और ये शामिल कब हुआ था 1962 में, और जनवरी 2016 में ये फिर से शामिल हो गया था। आगे चलकर 30 नवंबर 2016 को इन्होंने अपने आप को ओपेक से दोबारा अलग कर लिया। एक्वाडोर और इंडोनेशिया दोनों ही संगठन में वर्तमान में नहीं है। जहां तक गैबोन की बात करें तो आप देखें गैबोन शामिल कब हुआ था 1975 में। इसने 1995 में सदस्यता अपनी छोड़ दी, लेकिन जुलाई 2016 में शामिल हो गया था, यानी ये अभी भी एक तरह से सदस्य है। कतर की बात करें तो कतर शामिल अगर हम देखें तो ये कब हुआ है 1961 में, और इसने 1 जनवरी 2019 को अपनी सदस्यता छोड़ी है, यानी कतर भी नहीं है। यानी जितने हमने 16 की बात करी थी उसमें 3 नहीं है, एक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर। और तीनों में अगर हम देखें तो सबसे नवीन कौन सा है, एक्वाडोर, जिसने 1 जनवरी 2020 को सदस्यता वापस ली है, जबकि कतर ने 1 जनवरी 2019 को। और इंडोनेशिया की बात करें तो 30 नवंबर 2016। तो 3 नहीं है, 16 में से घटा दीजिए तो कितने देश हो गए,
13। तो वर्तमान में 13 देश इसमें सदस्य हैं। और जहां तक सबसे नवीनतम देश जो इसमें से बाहर हुआ है तो वो कतर नहीं है, वो कौन सा है? इक्वाडोर, जिसने 1 जनवरी 2020 को ओपेक से अपने आप को अलग कर लिया है। तो अब क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा अगर आप देखें तो गलत है। कतर की जगह क्या होगा? इक्वाडोर। तो ये दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा, 23 सदस्य नहीं है, कितने सदस्य हैं? 13 है। तो इसीलिए आपका दूसरा तीसरा गलत है। तो आंसर आपका ए, केवल एक सत्य है। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए डिस्कस किया कि ओपेक के संबंध में एक आर्टिकल यहां पर दिया गया है। ओपेक की हिस्सेदारी अगर हम देखें, भारत जो कच्चे तेल का आयात करता है उसमें 11.8% की कमी आई है। और अमेरिका की हिस्सेदारी जो भारत में कच्चे तेल का जो आयात होता है उसमें एक तरह से बढ़ी है। हम ध्यान रखें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का एक तरह से आयातक देश है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2020-21 की एक तरह से बात करें तो आप देखें 11.8% एक तरह से जो हम 2019-20 में खपत करते थे उससे कमी आई है। तो हमारा एक तरह से जो बाहर का आयात है उसमें तेजी से गिरावट दिखी गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से जो गिरावट है वो ओपेक के साथ में हुई है। तो ओपेक के साथ आप देखें कि ओपेक की जो हिस्सेदारी है भारत के आयात में वो 80% थी, और ये घटकर एक तरह से अब कितनी हो गई है? 72। तो 80 से घटकर 72 पर एक तरह से पहुंच गई है। लगभग 8% की कमी आई है। इसी समय में अगर हम देखें तो ओपेक में गिरावट जरूर है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें और कनाडा की बात करें तो वहां से जो तेल का हमारा आयात है वो बढ़ा है। यूएस से अगर हम देखें तो पिछली साल जो 4.5% था वो बढ़कर हो गया है कितना? 7%। कनाडा से जो 0.6% था वो बढ़कर हो गया 1.3%। तो यूएसए और कनाडा के पार्ट पर एक तरह से जो हमारा आयात है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसके विपरीत ओपेक के देशों से हमारा जो आयात है वो एक तरह से कम हुआ है। अब हम विगत वर्ष की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए यूपीएससी में उनको देखते हैं। 2011 में एक प्रश्न पूछा गया है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? देखिए, वर्ग संघर्ष मतलब एक तरह से अगर हम श्रमिक वर्ग की बात करें और जो एक तरह से मिल मालिक है उनकी बात करें तो यहाँ पर यह सिद्धांत जो दिया गया मार्क्स के द्वारा वो द्वंदात्मक भौतिकवाद का एक तरह से नतीजा था। जैसे आप देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक तरफ अगर आप पूंजी को ले लीजिए और एक तरफ मान लीजिए आप श्रम को ले लीजिए, तो श्रम का मानना यह है कि उसका एक तरह से शोषण किया जाता है, उसके जो अधिकार है वो पूर्णतः नहीं दिए जाते हैं, वो मिलकर अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। और जबकि हम पूंजी की बात करें तो वो कोशिश करते हैं हमेशा जो श्रम है उसका शोषण करने की। तो दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं बिल्कुल विरोधी पार्ट पर हैं। तो ये द्वंदात्मक यही है कि जो भी एक तरह से हिस्सा है उसका विरोधी भी है। उसी पक्ष के आधार पर यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष है उसकी एक तरह से व्याख्या की थी। ये प्रमुख एक आधार उन्होंने बनाया हुआ था। तो आप ध्यान रखें, आंसर क्या आपका डी, द्वंदात्मक भौतिकवाद। आज के अगर हम प्रमुख तथ्य की बात करें तो हम कोवैक्स के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखें, कोवैक्सीन जो भारत में वैक्सीन डेवलप की जा रही है वो नहीं है। तो कोवैक्स की अगर हम देखें तो फुल फॉर्म मतलब क्या है? कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, जिसे कोवैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोवैक्स की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये है कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। इसका देख लीजिए बेसिकली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो सभी तक पहुंचे। कोविड-19 वैक्सीन का जो भी विकास किया जा रहा है उसका जो अनुसंधान हो रहा है और अलग अलग देशों तक आसानी से पहुंच पाए, ये सारा कोवैक्स के माध्यम से एक तरह से किया जा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ये प्रमुख संगठन शामिल हैं, जैसे गावी, द वैक्सीन अलायंस ये शामिल है। इसी के साथ साथ कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, सेपी ये शामिल है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है। और साथ साथ अगर हम देखें प्रमुख वितरण भागीदार यानी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रमुख भागीदार कोवैक्स में कौन है? यूनिसेफ, ये इसमें एक तरह से शामिल है। इसी के साथ में आप देखें कि द एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स यानी ACT, ACT मतलब क्या है? एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, यानी कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके संबंध में जो भी परीक्षण है या किस तरह से कोविड-19 का उपचार अन्य रूप में टीकों में हो सकता है, टीकों के विकास की प्रक्रिया, उसका उत्पादन और न्यायसंगत रूप में इसे लोगों तक पहुंचाना, ये एक तरह से करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एक भागीदारी है जो आप कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट है यानी परोपकार के रूप में है। इसी को ACT नाम दिया जाता है, द एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। तो ये जो ACT है इसमें अगर हम देखें तो कोवैक्स एक प्रमुख इसका आधार है। तो ACT में जब वैक्सीन को वितरण की बात होती है, वैक्सीन के विकास की बात होती है, तो ये प्रमुख रूप से देखा जाता है किसके द्वारा? कोवैक्स के द्वारा। तो ये कोवैक्स एक तरह से ACT का एक प्रमुख हिस्सा है जो वैक्सीन के वितरण और विकास के संबंध में कार्य करता है। तो ये कोवैक्स के संबंध में जो आपकी एक प्रमुख तथ्य है उनको आप ध्यान रखें। ये हमारे 4 मई 2021 के दैनिक क्विज का भाग था। आने वाले समय में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे।
अगर आप हमारे दैनिक क्विज के इस भाग को पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट भी अवश्य दें कि जो हमारी पहल है उसके संबंध में आपके विचार कैसे हैं। आने वाले समय में अन्य दिनों के दैनिक क्विज के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।